वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको ओर्स के बारे में पढ़ना है। ओर को हम लोग बोलते हैं अयस्क, हिंदी में ओर को। और जो अयस्क होता है वो धातु का अशुद्ध रूप है, जिसको हम खनन करके पृथ्वी के गर्भ से निकालते हैं। उसके बाद उसकी अलग अलग विधियों के द्वारा उसकी हम प्रोसेसिंग करते हैं, और उसके बाद हम उसमें से शुद्ध धातु को निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं मेटलर्जी। इंग्लिश में टर्म है मेटलर्जी, और हिंदी में कहा जाता है धातु कर्म। उसी चैप्टर के में आपको आयरन ओर यानी आयरन अयस्क के धातु कर्म के बारे में पढ़ना है कि किस प्रकार से हम आयरन का जो ओर होता है, अयस्क होता है, उसकी खनन करने के बाद, माइनिंग करने के बाद हम किस प्रकार से शुद्ध धातु यानी लोहे को उसके ओर में से निकालते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप लोग को बता दूं कि आयरन जो है डिफरेंट फॉर्म में मिलता है इस पृथ्वी पे। ऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, सल्फेट के फॉर्म में भी मिलता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर आयरन का जो अयस्क है वो ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है, जिसमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट सबसे महत्वपूर्ण अयस्क माने जाते हैं, कि सबसे ज़्यादा विश्व स्तर पर उसी की धातु कर्म करके लोहे को निकाला जाता है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़े से जो टर्म्स हैं, कुछ जो आपको जानना ज़रूरी है, जैसे कि मिनरल्स, ओर, इसका डेफिनेशन क्या है, आखिरकार हम ओर किसको कहेंगे, मिनरल किसको कहेंगे। तो मिनरल इज ए नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच इज़ अ रेंज ऑफ केमिकल कंपोजिशन। मिनरल को हम ये कह सकते हैं कि हमको प्राकृतिक रूप से जो मिला एक पदार्थ है, जो कि डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन में पाया जाता है। मतलब उसमें अलग अलग तरह के जो तत्व हैं, जैसे आपका कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, धातु में आपके आयरन, एल्युमिनियम, मरकरी, सोडियम, कॉपर, ये सब की जो कंपोजिशन होती है, मतलब जो मिश्रण की जो होती है वो अलग अलग होती है, और वो रासायनिक तौर पे आपस में एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। इसको हम कहते हैं मिनरल। उसके बाद और क्या है नाउ, और जिसको हिंदी में अयस्क बोलते हैं, और मिनरल डिपॉजिट्स कंसंट्रेटेड इनफ टू अलाउ इकोनॉमिकल रिकवरी ऑफ डिजायर मेटल। और या अयस्क भी एक प्राकृतिक रूप से प्राप्त अयस्क है, जिसमें से हम धातु कर्म करके आर्थिक रूप से उसमें से मेटल को निकालते हैं। नॉर्मली मिनरल्स में से हम ऐसा कोई शुद्ध धातु कर्म नहीं करते जिससे कि हमको शुद्ध रूप में धातु प्राप्त हो, पर और का मतलब यही है जिसको हम धातु कर्म करके आर्थिक रूप से हम जिसमें से धातु प्राप्त करते हैं, उसी को हम अयस्क का नाम देते हैं। ठीक है, मेटल एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म इन द अर्थ सरफेस एज आयरन इन सी वाटर इन द ओशंस ऑल्सो। अब ये देखिए कुछ एग्जाम्पल्स सामने स्टूडेंट्स, आपको सभी को लिस्ट दिख रहा होगा। ये असल में ओर्स की लिस्ट है अयस्क की। अलग अलग धातु के जो अयस्क पाए जाते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं। तो आपको बता दूं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम और लेड एक कुछ ऐसे तत्व हैं जो प्योर फॉर्म में भी इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ठीक है, पर बाकी जितने भी एलिमेंट्स उस पूरे पीरियोडिक टेबल में हैं वो भी कोई भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाता, बल्कि कंबाइंड फॉर्म में अलग अलग धातु और धातु के साथ मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कार्बोनेट की हम बात करें तो देखिए, बेरियम कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है, जिसको हम जिस ओर का नाम है विथराइट। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम कैल्साइट या लाइमस्टोन बोलते हैं, ये कैल्शियम का ओर है। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट जिसको मैग्नेसाइट बोलते हैं। उसके बाद डोलोमाइट हो गया, जिसकी फॉर्मूला आप सामने देख रहे हैं। तो इस तरीके से कार्बोनेट के फॉर्म में अलग अलग धातु पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, लेड के, जिंक के, ये सब के कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं। हेलाइड्स की बात करें तो कैल्शियम का भी हेलाइड है, सोडियम का और पोटाशियम CF2, ये एक मिनरल है, ये एक ओर है जिसकी हम प्रोसेसिंग करके फ्लोरीन को या कैल्शियम को बाहर निकालते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड्स में हम प्रोसेसिंग करके धातु कर्म करके सोडियम तत्व को इसके ओर से बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके से ऑक्साइड के फॉर्म में भी देखिए एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स मिलते हैं, जिसको बॉक्साइट, इसी की धातु कर्म करके हम शुद्ध रूप में एल्युमिनियम बाहर निकालते हैं। आज जैसे मैंने अभी आयरन की बात करी थी, Fe2O3, ये फॉर्मूला हेमेटाइट ओर का है, जिसका सबसे ज़्यादा धातु कर्म किया जाता है ताकि हम उसके अयस्क में से शुद्ध रूप से लोहे को निकाल सकें। फिर आ गया मैग्नेटाइट Fe3O4,
ये दोनों ही कॉपर के ही सबसे महत्वपूर्ण अयस्क माने जाते हैं और इसी की आर्थिक इकोनॉमिकल रूप में मेटलर्जी की जाती है ताकि हमको लोहा प्राप्त हो सके। उसी तरीके से कॉपर का भी और ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है, मैग्नीज का भी मिलता है, टिन ऑक्साइड का भी मिलता है, जिंक का भी, जिंकाइड जिसको हम बोलते हैं, तो उसका फॉर्मूला ZnO है। ठीक है, उसी तरीके से फॉस्फेट, सिलिकेट, सल्फाइड, सल्फेट, ये प्रकार के अयस्क हैं जो अलग अलग धातु में के फॉर्म में मिलते हैं। जैसे देखिए सिल्वर सल्फाइड के फॉर्म में, अर्जेनाइट करके के रूप में इस पृथ्वी पर पाया जाता है। उसके बाद आपका कॉपर सल्फाइड के रूप में, FeS2 पायराइट। यहाँ पे देखिए मरकरी भी पृथ्वी पर सल्फाइड ओर के रूप में, चीनाबार जिसको हम लोग बोलते हैं, लेड सल्फाइड है, गैलेना जिसको हम बोलते हैं। ये सब अलग अलग धातु के अयस्क हैं जो कि सल्फेट, सल्फाइड, सिलिकेट या फॉस्फेट के रूप में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक पीरियोडिक टेबल है जिसमें कलर के अकॉर्डिंग इंडिकेट किया गया है कि कौन सा धातु ज़्यादातर किस प्रकार के ओर के रूप में पाया जाता है। देखिए तो जितने येलोज आप देख रहे हैं, जैसे ये आयरन हो गया, कॉपर, जिंक, सिल्वर, कैडमियम, टिन, लेड, ये सब ज़्यादातर इस पृथ्वी पर ऑक्सल्फाइड ओर के रूप में ज़्यादा मिलते हैं। ये जो हल्के से अपने इसको आप पिंक बोल सकते हैं, लाइट पिंक में जो ये जो मेटल्स है ये सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर ऑक्साइड ओर के रूप में मिलते हैं। ठीक है, मतलब ये धातु ऑक्साइड फॉर्म में इस पृथ्वी पर मिलते हैं। ग्रीन के फॉर्म में आप देखें कैल्शियम हो गया, स्टंटियम हो गया, मैग्नीज, लिथियम, बेरिलियम, यह सब के जो ओर हैं वो ज़्यादातर मतलब स्पेसिफाई नहीं है कि वो सल्फाइड के मिलेंगे, फ्लोराइड के फॉर्म में मिलेंगे, ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, पर सोडियम से लेकर एसेंशियम, ये जो 4 एलिमेंट है, ज़्यादातर जो अयस्क हैं वो पृथ्वी पर क्लोराइड अयस्क के रूप में मिलते हैं। तो ये कुछ हाइलाइट्स किया गया है ताकि आप समझ सकें कि जो भी धातु इस पृथ्वी पर है ज़्यादातर धातु की बात कर रही हूँ, वो पृथ्वी पे मुक्त रूप में नहीं बल्कि कंबाइंड फॉर्म में यानी संयुक्त रूप में पाए जाते हैं और ज़्यादातर उनके ऑक्साइड, सल्फाइड या क्लोराइड फॉर्म ज़्यादा हमको प्राप्त होते हैं। अब आते हैं मेटलर्जी प्रोसेस यानी धातु कर्म क्या है। तो मेटलर्जी इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ सेपरेटिंग मेटल फ्रॉम देयर ओर ऑफ एंड ऑफ ए कंपाउंडिंग एलॉय। मेटलर्जी विज्ञान का वह ब्रांच है जिसमें हम अलग अलग तकनीक अपनाकर, तकनीक का इस्तेमाल कर कर हम धातु को उसके अयस्क में से बाहर निकालते हैं और साथ ही साथ हम उस अयस्क को कंपाउंडिंग मतलब अलग अलग तरह का मिश्र धातु भी बनाने का काम करते हैं। ठीक है, एलॉय को आप समझिए कि एलॉय सॉलिड मिश्रण है, मतलब ठोस मिश्रण है जिसमें धातु और अधातु को हम मिलाकर मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब जहाँ तक हम धातु कर्म की बात करें तो धातु कर्म एक स्टेप नहीं बल्कि बहुत सारे प्रक्रिया से होकर गुजरता है, तब जाके हमको शुद्ध धातु प्राप्त होता है। जिसमें सबसे पहले हम कहते हैं कि पहले हम खनन करते हैं, खनन करने बाद इसकी हम ग्राइंडिंग करते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में हम उसकी जो भौतिक रूप से जो अशुद्धियाँ जुड़ी रहती है, इसको हम लोग फिजिकल इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं, जैसे मिट्टी हो गया, डस्ट हो गया, अर्थ इम्प्योरिटीज़ जो है तो होते हैं, उसको हम डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा, विधियों के द्वारा उस फिजिकल इम्प्योरिटीज़ को हटाते हैं। उसके बाद फिर हम उसको रासायनिक क्रिया से गुजारते हैं ताकि हमको जो ऐसी अशुद्धियाँ जो रासायनिक रूप से जुड़ी हुई थी, मिली हुई थी, वो धातु से अलग हो जाए। उसके बाद हम उसका फिर धातु का शुद्धिकरण करते हैं ताकि थोड़ा बहुत भी जो भी इम्प्योरिटीज़ बची हुई हैं उसको हम धातु से अलग करके हम पूर्ण रूप से शुद्ध धातु को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो धातु कर्म करने के दौरान जो हमको अशुद्धियाँ निकल के आती हैं उसको हम गैंग्यू बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला, गैंग्यू वेस्ट मटेरियल है जो कि धातु कर्म के दौरान मेटलर्जी करने के दौरान हमको प्राप्त होता है। ठीक, अब देखिए बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारी विधियां हैं जिसके द्वारा हम धातु कर्म करते हैं। चूँकि आपको सिलेबस में आयरन की मेटलर्जी को पढ़नी है तो हम लोग सीधे उस टॉपिक पर आते हैं कि किस प्रकार से हम आयरन का धातु कर्म करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि आयरन सबसे ज़्यादा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ओर के रूप में ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा कॉमन है और ज़्यादातर यही दो ओर का मेटलर्जी प्रोसेस किया जाता है ताकि हमको आयरन या लोहा प्राप्त हो सके। ठीक है, तो लोहा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम क्या क्या स्टेप्स करते हैं। तो सबसे पहले जो मेथड होता है, हम खनन करने के बाद लोहे के अयस्क को, हेमेटाइट हो या मैग्नेटाइट ओर को, हम उसको पहले ग्राइंड करते हैं और ग्राइंड करने के बाद जिसको हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ आयरन ओर कहा जाता है,
ग्राइंड करने के बाद दो विधि है जिसके द्वारा हम आयरन में मौजूद अशुद्धियाँ, किस प्रकार की अशुद्धियाँ, फिजिकल इम्प्योरिटी जैसे मिट्टी का लगा होना, कीचड़ लगा होना, कुछ भी ऐसे डस्ट जो उसकी ऊपरी सतह पर है उसको साफ करने का काम हम करते हैं। ठीक है, उसको अलग करने का काम करते हैं। तो उसके लिए दो विधियाँ ज़्यादातर अपनाई जाती हैं आयरन के केस में। तो पहला है मैग्नेटिक सेपरेशन और दूसरा है ग्रेविटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब होता है चुंबकीय पृथक्करण। जैसा आप सभी जानते हैं लोहा में चुंबकीय शक्ति होती है और उसी गुण का फ़ायदा उठाते हुए हम यहाँ पे चुंबकीय पृथक्करण की विधि को अपनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं आपको मैं एक ड्राइंग के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे आप सामने देख रहे हैं एक ड्राइंग है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि ये देखिए यहाँ पे जो पार्ट ये है ये आपका मैग्नेटिक रोल है, यानी ये चुंबक का बना हुआ व्हील है, चक्का है, और ये नॉन मैग्नेटिक है। और ठीक उसके ऊपर हम एक फनल बना लेते हैं जिससे हमको पाउडर ओर, जो भी ग्राउंडेड और पाउडर ओर को हम इसके ऊपर से गिराते हैं। ठीक है, उसके बाद यह पाउडर इस व्हील पे, ये एक व्हील के ऊपर हमने एक पट्टी रखी हुई है जिसको आप जिस पे हमने इस पाउडर को सरकाते हैं। जब ये चक्का चलता है तो ये पूरे के पूरे पाउडर यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँचते हैं। तो जो भी लोहे का कण है उस पाउडर ओर में वो क्या होता है, चुंबकीय होने की वजह से उस चुंबक के साथ चिपकते हुए बिल्कुल दूसरे सेक्शन में यहाँ आकर गिरता है। और जो इसमें चुंबकीय गुण नहीं होता, यानी लोहा छोड़ के जो बाकी अशुद्धियाँ इस पाउडर में रहती हैं वो चुंबक से आकर्षित ना होकर वो जैसे ही यहाँ पर आती है वो कहीं दूर जाकर गिरती हैं। तो इस तरीके से दो अलग अलग कंटेनर को बनाया जाता है। एक में चुंबकीय गुण वाले पार्टिकल्स कण गिरते हैं और एक में गैर चुंबकीय कण वाले पार्टिकल्स गिरते हैं। तो इस तरीके से हम ये जो चुंबकीय कण जिसमें गुण पाया गया है यही आपका क्या है, आयरन का कण रहता है। आयरन पार्टिकल्स इसमें है क्योंकि इसमें चुंबकीय गुण है। तो जिसमें ये तो हमने क्या किया, अब मतलब भौतिक रूप से जो अशुद्धियाँ थी उसको हमने यहाँ अलग कर लिया और यहाँ पर जो आपको प्राप्त हुआ वही आपका आयरन पार्टिकल्स है। अब यहाँ पर जो हमने विधि अपनाई जिससे हमने अशुद्धियों को अलग किया, इसी को कहा जाता है मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, जिसमें हमने चुंबक का इस्तेमाल किया अशुद्धियों को अलग करने के लिए, क्योंकि लोहे में चुंबकीय शक्ति होती तो वो चुंबक की वजह से एक अलग पात्र में गिरता है, और जिसमें चुंबकीय गुण नहीं है वो चुंबक से आकर्षित ना होकर जैसे ही सीधे कहीं दूसरे पात्र में जाके गिरता है। और इस तरीके से हम अलग अलग कंटेनर में, अलग अलग पात्र में चुंबकीय गुण वाले और अचुंबकीय गुण वाले पार्टिकल्स को हम अलग कर लेते हैं। और इस तरीके से ये जो प्राप्त हमको और प्राप्त हुआ ये कॉन्सेंट्रेट, यानी इसमें जो भौतिक रूप से जो अशुद्धियाँ थी वो अलग हो चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन में देखिए हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा वर्टिकल हम कंटेनर लेते हैं और इसके अंदर हम पानी भरा हुआ है और हम ऊपर से पाउडर डोर को इसमें गिराते हैं। तो जब हमारा जो पाउडर्ड अयस्क जब इसमें आता है और घुलता है तो जो मिट्टी जो होती है वो पानी में घुल के रह जाती, और जो लोहा है वो चूँकि मिट्टी से अर्थ इम्प्योरिटी अशुद्धियों से भारी होता है तो वो ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से वो नीचे आने लग जाता है, कुछ इस तरीके से नीचे आके गिरने लगता है। और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो पानी में घुलकर ऊपर रह जाती हैं, क्योंकि उसका वज़न जो होता है वो लोहे की वजह से कंपेयर में हल्का होता है तो वो ऊपर रह जाता है, और जो ओर होता है वो नीचे की तरफ आकर इकट्ठा होने लगता है। और यहाँ पे इकट्ठा होने के कारण क्योंकि वो भारी है और गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो नीचे आकर यहाँ पर इकट्ठा होता है, और फिर हम उसको एक नीचे पाइप के थ्रू हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। और यहाँ पर आपका जो इम्प्योरिटीज़ है, जो लाइट वेट होने की वजह से, हल्का होने की वजह से हम ऊपर के ही एक स्रोत के थ्रू मतलब होल के थ्रू हम उस गैंग्यू को, यहाँ पे देखिए गैंग्यू लिखा भी है, यानी अनवांटेड इम्प्योरिटीज़, यहाँ पर हमने इसको बाहर यहाँ से निकाल लेते हैं। और जो लोहा रहता है वो हम नीचे इस कंटेनर के नीचे से प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से हम ग्रेविटी का, यानी गुरुत्वाकर्षण के बल की सहायता से हम लोहे को उसकी अशुद्धियों से भौतिक रूप से अलग कर लेते हैं। तो इस विधि को हम कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से दो विधियों के द्वारा हमने लोहे को कॉन्सेंट्रेट कर दिया, जिसको हम बोलते हैं सांद्रण करना, हिंदी में कहते हैं अयस्क का सांद्रण करना। अब उसके बाद हमको जो सांद्रित ओर प्राप्त हुआ उसको हम स्मेल्टिंग प्रोसेस के द्वारा उसमें हम अशुद्ध रूप के लोहा प्राप्त करते हैं। तो ये देखिए स्मेल्टिंग, जिसको प्रगलन कहा जाता है हिंदी में, प्रगलन की जो विधि है वो
एक फर्नेस में की जाती है जिसको कहा जाता है ब्लास्ट फर्नेस। ये ईंट की एक भट्ठी होती है, ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं इसका आकार कुछ इस तरीके का होता है। इट इज़ अ शाफ्ट टाइप फर्नेस कंसिस्ट ऑफ स्टील सील लाइन विथ रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स। मैं जैसे बताया कि ईंट का बना रहता है और अंदर से लाइन किया जाता है स्टील का सेल से, ताकि जो भी अंदर प्रोसेस हो वो लीक होकर बाहर ना आए, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान जो लोहा निकलता है वो पिघली हुई अवस्था में निकलता है और इससे बहुत सारे एक्सीडेंट होने के डर रहते हैं कि कहीं से क्रैक्स होकर ये फर्नेस से पिघला हुआ लोहा बाहर ना आ जाए। तो उसको इस मजबूती के साथ बनाया जाता है कि ब्रिक्स के साथ उसके अंदर से स्टील से लाइंड की जाती है ताकि लीकेज ना हो, ठीक है। The top of the furnace is equipped with the bell-like और other system providing correct charging and distribution of the raw material। ऊपर का जो सेक्शन आप देख रहे हैं इस तरीके से ओपन किया, ऊपर से ही मतलब जो भी हमको जो अयस्क है कॉन्सेंट्रेटेड अयस्क हम ऊपर से, साथ ही साथ इसके अंदर और भी जो कोक या लाइमस्टोन को हम डालते हैं वो ऊपर से ही डालते हैं। तो इसका सेक्शन इस तरीके से बनाया जाता है कि हमको बराबर अमाउंट में जो भी हमको इसके अंदर रॉ मटेरियल्स डालने हैं, जो ओर्स डालना है, वो आसानी से इसके अंदर चला जाए, ठीक है। आपको बता दूँ इस फर्नेस के अंदर मैक्सिमम 2200 फ़ारेनहाइट यानी 1200 डिग्री सेल्सियस का भी तापमान पहुंच जाता है जब इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा तापमान जो होता है वो बॉटम पे यानी इस फर्नेस के यहाँ पर सबसे नीचे वाले पार्ट्स में सबसे ज़्यादा तापमान होता है, ये वाले पार्ट में, ठीक है। ऑक्सीजन कंटेनिंग इन एयर रिएक्ट विथ कोक प्रोड्यूसिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसके अंदर रासायनिक क्रिया हो रही है क्या कि ऊपर से हमने क्या डाल दिया, हमारा कॉन्सेंट्रेटेड और उसके बाद कोक और लाइमस्टोन। कोक यहाँ पर एक ईंधन के रूप में काम करता है और जो लाइमस्टोन का काम रहता है कि जो शुद्धिकरण के दौरान जो अशुद्धि निकली वो उसके साथ कंबाइन होकर लोहे से अशुद्धि को अलग कर देता है जिसको और बनाता है स्लैग, ठीक है। अब जो हमने कोक डाला है तो वो हम जब हम नीचे से हॉट एयर, देखिए यहाँ से हम हॉट एयर दे रहे हैं, दिख रहा है, यहाँ से हम जब ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं तो जैसे ही गर्म हवा इसके अंदर जाता है तो वो कोक को जलाता है और जलने से बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। हॉट गैसेस पास अप थ्रू द डिस्कैंडिंग मटेरियल काउजिंग रिडक्शन ऑफ द आयरन ऑक्साइड टू आयरन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। अब चूंकि इसके अंदर हमने हेमाटाइट जैसे ओर को डाला है तो जब हेमाटाइट ओर के साथ ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है तो मैग्नेटाइट ओर का फॉर्मेशन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड प्लस CO2, फिर अगेन रिएक्शन कंटिन्यू ऐसे चलता रहता है कब तक, जब तक हमको ये आयरन प्राप्त ना हो जाए। तो आप देखिए यहाँ पे हमको क्या मिला, Fe। तो इस तरीके से और उसके अंदर जो अशुद्धि होती है वो लाइमस्टोन के साथ मिलकर पहले लाइमस्टोन रासायनिक क्रिया करके CaCO3 में जो है वो टूट जाता है CaO प्लस CO2 और ये CaO जो है इस आयरन के मौजूद SiO2 के साथ रिएक्ट करके स्लैग बनाता है, ठीक है। और जो हमारा आयरन है वो नीचे मोल्टेन, देखिए आप पिघला हुआ देख रहे हैं, यहाँ पे पिघला हुआ लोहा हमको नीचे सबसे नीचे प्राप्त होता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि लोहा जो होता है अशुद्धि से भारी होने की वजह से नीचे और अशुद्धि ठीक उसके ऊपर चूँकि हल्की होती है उसको अलग एक पात्र में अलग कर लिया जाता है और इस तरीके से हमको जो मोल्टेन आयरन प्राप्त हो रहा है ये भी इसमें भी थोड़े बहुत अशुद्धि है, इसलिए इसको हम लोग पिट आयरन बोलते हैं, ठीक है। पिट कुछ अब देखिए कंप्लीट इसमें रासायनिक क्रिया मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि क्या होता है। ये देखिए पूरा का पूरा एक संरचना दी हुई है, यहाँ से एक एग्जॉस्ट भी दिया है कि इस रासायनिक क्रिया के दौरान जो गैस इवॉल्व होगा वो बाहर कैसे निकला। तो ज़्यादातर जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आती है। ऊपर के सेक्शन से हम और लाइमस्टोन और कोक को डाल रहे हैं और नीचे हमने हॉट एयर डाला तो कार्बन जो है वो CO2 आपका C। तो सबसे अब कैसे कैसे रासायनिक क्रिया होती है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान रहता है तो कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये जो C है वो कोक है, असल में ऑक्सीजन के संपर्क में कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और तापमान उसके बाद बढ़ना चालू होता है। देखिए 2000 नीचे है, जैसे हम ऊपर जाएंगे तापमान कम होता जा रहा है ना। उसके बाद आयरन अब इस तापमान पे जो होता है वो जो आपने अयस्क डाला वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है और पिघलने की वजह से कोक अगेन कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। तो ये आयरन जो हमने हेमाटाइट ओर लिया है
वो कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में आकर किस तरीके से हमको आयरन दे रहा है, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट जो हमने लाइमस्टोन लिया वो CaO और CO2 के फॉर्म में बदलता है, और यही स्लैग मतलब इम्प्योरिटीज़ के साथ मिलकर अशुद्धियों को अलग करने का काम करता है। तो ये पूरा का पूरा आप जो देख रहे हैं ये कंप्लीट केमिकल रिएक्शन है जो स्मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान इस फर्नेस के अंदर, वात्या भट्टी के अंदर होता है। तो जब आपको आयरन का धातु कर्म आएगा तो ये पूरी की पूरी रासायनिक क्रिया आपको लिखनी होगी कि किस प्रकार से ये सारी रासायनिक क्रिया इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर होती है प्रगलन विधि के दौरान। ठीक है, इस तरीके से हमको पिघला हुआ लोहा प्राप्त होता है, जो कि अभी भी अशुद्ध रूप में, इसमें थोड़ी बहुत ट्रेस अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ मौजूद है, जिसका हम शुद्धिकरण करके प्योर फॉर्म में आयरन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लोहे का धातु का इस तरीके से किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि जो प्राप्त हमको प्रगलन विधि के बाद जो लोहा प्राप्त होता है उसमें कितने % में क्या क्या मिला हुआ होता है और कि हम उसको किस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।